हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 से एक सवाल तो कंपलसरी है यार, वो किससे आएगा वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 है हमारा यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। अब हम पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो उनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। और देखो चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर किया बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो चेकआउट कर लेना। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि भैया इस चैप्टर का नाम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, तो अब ये लाइब्रेरी क्या होती है ना। सबसे पहला सवाल क्या आया कि भैया ये हमारे पास एक लाइब्रेरी क्या है, एक लाइब्रेरी है क्या। तो अब देखो लाइब्रेरी क्या होती है ये समझो पहले। लाइब्रेरी है क्या है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होता है। इसको हम बोल देंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। अब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स तो है भैया, चलो हमें समझ में आ गया कि एक लाइब्रेरी जो है इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, कलेक्शन है, ठीक है। तो अब हम उसका यूज क्या है, अब इसका जो यूज है, अब इसको हम बोल सकते हैं यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि हर लाइब्रेरी का कुछ अपना अलग यूज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर का कुछ अपना अलग यूज है, इस माइक का अपना अलग यूज है, इस चश्मे का कुछ अलग अपना यूज है, ठीक है। समझ रहे बात को? हाँ भैया बात को समझ रहे हैं। अब अगर हम इसका डेफिनेशन अगर इसकी लिखना चाहें तो ऑल्दो आप लोग मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें यहाँ से लाइब्रेरी, तो पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ इधर से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो तो क्या हो जाएगा, आ लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ, देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, आ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट together used to, अब देखो मैंने यूज क्या बताया था उनका कि एक किसी पर्पस के लिए, एक किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे, यूज टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशंस। समझ गए? हाँ भैया हम समझ रहे हैं एप्लीकेशंस। अब देखो यहाँ से इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास कुछ कितनी कौन सी लाइब्रेरीज हैं। सो हम कुछ कॉमन लाइब्रेरीज में आपको बता देता हूँ, सम कॉमन पाइथन लाइब्रेरी। अब जितना ये चैप्टर आपके सिलेबस में है मैं उस हिसाब से इस चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। ये एक वीडियो ये रहेगी और ये अगला वीडियो और रहेगा। अगली वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी इस चैप्टर की, ठीक है। तो उसको मिस मत करना, इस चैनल सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हमारे पास कॉमन लाइब्रेरी में रहेंगी पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्या रहेंगी? पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब देखो इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या होगा कि हमारे पास कई सारे मॉड्यूल लाइब्रेरी होते हैं ना। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारे पास नंबर 1 है मैथ का मॉड्यूल है। क्या है? मैथ का मॉड्यूल। अब इस मैथ के मॉड्यूल में क्या होगा, हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे। क्या होंगे? मैथमेटिकल फंक्शंस, जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लाइक अगर हमें पावर लगानी है तो पावर फंक्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये भी आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैथ मॉड्यूल। अब आप कहोगे भैया ये हमने मैथ मॉड्यूल तो पढ़ लिया है, अब ये सी मैथ में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो आप देख लो इस मैथ में और सी मैथ में सी का डिफरेंस है। आप कहोगे भैया यार ये क्या मजाक कर रहे हो आप, ये जो छोटे बच्चों वाली बात हो गई। नहीं, ध्यान से समझो, सी का डिफरेंस है तो सी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ मैथमेटिकल फंक्शन है, ये मैथमेटिकल फंक्शन किसके लिए है, यहाँ पर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज रैंडम मॉड्यूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्लास 12 के लिए रैंडम मॉड्यूल। अब ये क्या करेगा,
इसमें आप इसकी हेल्प से टू जनरेट रैंडम नंबर, हम इससे रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। ठीक है, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जो भी आपके स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर, रैंडम के बाद है स्टैटिक्स मॉड्यूल। अब आप सबने मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स पढ़ी होगी, तो हम इस मॉड्यूल के अंदर अपना स्टैटिक्स के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जितने हमारे फॉर्मूला हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड वो हमको स्टैटिक्स मॉड्यूल में मिल जाएंगे। आगे अभी ये बात करेंगे कि हम कैसे इस पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, या फिर अगर हम एक पर्टिकुलर फार्मूला इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीपल इंपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, वो भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है URLIB, ये मॉड्यूल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। ये इंटरेस्टिंग मॉड्यूल हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ये हमको URL फंक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये हमें URL फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम एक अपनी वेबसाइट को, ध्यान से समझो, हम एक अपनी वेबसाइट को अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर पाए। समझे क्या कि जो URL लाइब्रेरी किस लिए है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से अपने प्रोग्राम के अंदर URL फंक्शन जो है उनको हम एक्सेस कर पाए। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? हाँ भैया, हमको बात क्लियर हो रही है। और बताओ आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो बस कमेंट कर देना एक बार, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए हो किसी भी चैप्टर के, ठीक है, चैप्टर 10 के नहीं है मेरे पास, बाकी सबके मैंने बनाए हुए हैं, सबके वीडियो हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो आता है इस चैनल पे, हर चीज़ अवेलेबल है। बस आपको एक काम करना है, आपको एक्शन लेना है। ठीक है, सो मैं इस पार्ट को कट नहीं करूँगा और बस इंक डाल चुके हैं। ओके, बस शुरू हो जाएंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बना दो, अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो 90% कैसे आएगा। तो वो वीडियो भी आपको आज इस चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप भी उस कैटेगरी में हो तो देख लेना है इसको। अब ये तो हमारे पास हो गई कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हमने बात कर ली, बट कुछ और भी लाइब्रेरी है उनको भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास इसके बाद आएगी NumPy लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी है? NumPy। अब देखो NumPy लाइब्रेरी लिख देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है कि यार आप लोग ये नोट्स कम से कम साथ साथ बनाते रहो, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। ठीक है, कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ कि आप सुन रहे आ रहे हो। ठीक है, तो इसको लिखते रहो, ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अब क्या है, इसके अंदर आपको मिलेंगे कुछ सिंपल से कुछ एडवांस मैथ के फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, ना मतलब शॉर्टर, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। अब तीसरा हमारे पास है NumPy के बाद है SciPy। हमारे पास है SciPy लाइब्रेरीज। अब इस SciPy लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा इसके अंदर एल्गोरिदम और मैथमेटिकल टूल्स। क्या मिलेगा हमें इसके अंदर? एल्गोरिदम एंड मैथमेटिकल टूल्स मिलेंगे। और वो हमारे कब यूज़ में आएंगे? मैथमेटिकल टूल्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, अब देख रहे हो ना प्रोग्रामिंग हमारी कितनी जगह यूज़ करी जाती है, कितनी कितनी चीज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे है टिंकटर लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी है? टिंकटर लाइब्रेरीज। अब टिंकटर लाइब्रेरी में देखो क्या होने वाला है, सॉरी मैं गलत लिखता जा रहा हूँ, लाइब्रेरी लिखा जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी यार भाई होगा, सॉरी फॉर दैट, आई नहीं लगाना है यार। ओके, अब टिंकटर लाइब्रेरी में देखो क्या होगा, ये आपकी हेल्प करेगी क्या? टू क्रिएट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, यानी कि आप इससे कुछ ग्राफिक्स टाइप की चीज़ें बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, इट्स मैलप्लोट लाइब्रेरी। अब इसका देखो क्या यूज़ है, इसका हम यूज़ करेंगे प्लॉट्स बनाने के लिए। अगर हमें प्लॉट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं,
और ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कुछ 5 टाइप की लाइब्रेरीज जिनको हम यूज कर रहे होंगे। अब हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉड्यूल। तो भैया अब हम बात करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं कि एक मॉड्यूल जो है वो क्या होता है ना, कि एक मॉड्यूल क्या होता है। तो अब चलो मॉड्यूल के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। ओके भैया, सो एक मॉड्यूल होता क्या है। देखो, अगर हम एक मॉड्यूल की बात करें तो एक मॉड्यूल के अंदर एक सिंपली क्या है, जैसे एक प्रोग्राम होता है, मॉड्यूल के अंदर भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे, है ना। बस यही होता है एक मॉड्यूल हमारा। और वो मॉड्यूल जो है, एक मॉड्यूल क्या करता है, एक हमने एक पावर मॉड्यूल है हमारा, ठीक है। और तो किसका काम क्या होगा, अगर हमें एक मॉड्यूल है पावर, तो इस मॉड्यूल का काम क्या होगा कि ये सिर्फ पावर निकालेगा। तो मॉड्यूल हमारे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं? स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसमें लिखा गया कि पाइथन मॉड्यूल इज .py फाइल। आप इसको ना, जहाँ पाइथन इंस्टॉल होती है आपकी, उस फोल्डर में अगर जाओगे तो मॉड्यूल में जब आप जाओगे वहाँ पे आपको सारे मॉड्यूल्स की फाइल्स दिख जाएगी, ठीक है। इज .py फाइल कंटेनिंग, देखो इसके अंदर आप क्या क्या मिलेगा, कंटेनिंग वेरिएबल्स, मैंने कहा था इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे। और क्या क्या हो सकता है, क्लास डेफिनेशंस हो सकती हैं, डेफिनेशंस। एंड डेफिनेशंस के अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क, जो कि मैंने आपको बताया कि हम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगी हमारी, कि हम किस तरीके से अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा जाए। अब यहाँ से ध्यान से समझो, अब क्या है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम, ओके, ठीक है भैया। अब देखो, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके, पहला तरीका ये है, या तो आप सारे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने आपको लगा कि मैथ के हमको, अब देखो मैथ तो स्टैंडर्ड में आ जाएगा, बट हमको कोई एक मॉड्यूल ले लो, चलो मैथ की बात करता हूँ। मैथ के हमको बहुत सारे फंक्शन यूज करने पड़ सकते हैं, साइन भी, कॉस भी, जो भी है। तो हमने पूरा इंपोर्ट कर लिया, बट अब हमें लगा कि हमें सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करना है, तो हम एक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने रास्ते हैं यहाँ पर, एक पहला रास्ता है कि टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। दूसरा रास्ता हमारे पास है कि टू इंपोर्ट अ सिलेक्टेड मॉड्यूल, ठीक है। अब देखो, अब दोनों के लिए चीजें अलग अलग है। अब पहले वाले का सिंटैक्स देखो, तो पहले का सिंटैक्स है कि आपको जो इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ये ऐसे नहीं, यहाँ पे हुआ, जो भी मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट करो, उस मॉड्यूल का नाम लिख दो। अब आपको अगर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली लिखना है इंपोर्ट, सॉरी वही मैं, एक सेकंड, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, फिर जिस मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना है, एंड देन इंपोर्ट, और जो आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। समझ रहे हो? जब आपको पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम फ्रॉम इंपोर्ट और उसका मॉड्यूल का नाम लिख देंगे, और अगर आपको एक पर्टिकुलर इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम मॉड्यूल एंड देन इंपोर्ट, जो आपको इंपोर्ट करना है उस फंक्शन का हम नाम लिख लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। अब तो सबसे पहले हम टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल को बात करेंगे, इसको थोड़ा गायब कर रहे हैं यहाँ से। अब ये हमारा हो जाएगा सिंटैक्स, ठीक है।
अब ये क्या है, ये तो हमारा तरीका है, एक मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। अगर हम दो को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका हमारा सिंटैक्स हो जाएगा इंपोर्ट मॉड्यूल नंबर 1 कॉमा मॉड्यूल नंबर 2। बात क्लियर है, समझ रहे हो? अगर हमें दो इंपोर्ट करने हैं तो हम दो इंपोर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एक इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो हमने लिख दिया इंपोर्ट टाइम, ठीक है। अगर दो इंपोर्ट करने हैं तो मैंने कर दिया इंपोर्ट, हमारे पास दो मॉड्यूल है, दैट इज डेसिमल्स, और एक मॉड्यूल है हमारे पास फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए, ओके, ठीक है भैया। अब क्या है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को हमने अगर कुछ इंपोर्ट करा है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, मॉड्यूल में से हम कोई फंक्शन इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसका यूज समझ लो। सिंपली आपको करना क्या है, आपका जो भी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करा है तो सबसे पहले आप लिखोगे अपना मॉड्यूल का नाम, ठीक है, डॉट मॉड्यूल का नाम लिखना है और डॉट, ठीक है। इसके बाद आपको उस फंक्शन का लिखना है नाम, क्या लिखना है, उस फंक्शन का लिखना है हमको नाम, और फंक्शन साइन लगाना मत भूलना। ये हमारा सिंटैक्स है कि हम किस तरीके से अपना एक फंक्शन को यूज करेंगे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। चलो फिर आगे बढ़ देते हैं हम। तुम देखो, तुम कह रहे हो तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, और नहीं आ रहा हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल है यार, चाहे मुझे 2x पे भगाओ, 1x पे भगाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ, ओके। नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग। अब इंपोर्ट करेंगे हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स मैंने आपको क्या बताया था अभी, इसका सिंटैक्स था कि फ्रॉम मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल से हमको करना है, ठीक है, इंपोर्ट, और जो आपका ऑब्जेक्ट आपको इंपोर्ट कराना है वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। अब देखो, अब इंपोर्ट में भी क्या है, अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है तो यहाँ समझो, अगर हमें यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा यही रहेगा, फ्रॉम मॉड्यूल एंड इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ठीक है। हमने मैथ से क्या इंपोर्ट कराया है, पाई इंपोर्ट कराया है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो, अब जब हमने, अब इस कंडीशन में अलग हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा कि जब आपने एक ही को इंपोर्ट कराया है ना, तो आप डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इसका यूज लें तो आप प्रिंट में सीधा इसको डॉट पाई सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भैया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे। सो इसको फिर हम गायब करते हैं यहां से। अब क्या करा जाएगा, सिंगल तो हो गया, अब इंपोर्ट करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का देखो सिंटैक्स क्या बनेगा, सिंटैक्स इसका रहेगा फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, और जितने भी आपको ऑब्जेक्ट इसमें इंपोर्ट कराने हैं वो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT एंड पाव, ठीक है। ये पाव नहीं है, पावर फंक्शन होता है बेसिकली। पावर फंक्शन को कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, लाइव बताया था मैंने। अब एक और अगली कंडीशन है कि अगर हमको सारे ऑब्जेक्ट करने हैं, ये तो सिंगल था फिर मल्टीपल था, अगर हमको ऑल ऑब्जेक्ट करना हो, क्या करना हो, ऑल ऑब्जेक्ट, तो हम ऑल ऑब्जेक्ट में देखो क्या करेंगे, हमारा इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है,
सिंपली आपको लिखना है फ्रॉम, उस मॉड्यूल का हम लिखेंगे नाम फ्रॉम मॉड्यूल, एंड इसके बाद हम लगाएंगे इंपोर्ट और लगा देंगे स्टार। क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो अब आप मैथ लाइब्रेरी के कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, बट ठीक है, समझ गए? हाँ, हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन के, वो हम कैसे कैसे यूज करेंगे। और कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। और आप सभी के लिए अनाउंसमेंट भी एक ही है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा तो कुछ तो इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बहुत सारा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। तो हम एक काम करेंगे कि आपको मैं पढ़ाऊंगा और अब हम लाइव पढ़ा करेंगे, ठीक है। लाइव यूट्यूब पे आऊँगा, जो भी मेरा सेटअप रहेगा, जो भी क्वालिटी रहेगी, बट मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, पढ़ तो हमने लिए थे, ठीक है। तो हमारे कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, ठीक है। सिंटैक्स समझ लो, सिंटैक्स है, आपको सिंपली क्या करना है, जो फंक्शन है उसका नाम लिखना है और फंक्शन साइन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, ओके। पहला है हमारे पास लेंथ फंक्शन। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, देखो ये आपको लेंथ रिटर्न करेगा आपकी स्ट्रिंग की, तो इसका इस्तेमाल होगा कुछ इस तरीके से, ABC अगर हम दे दें तो इसका आउटपुट आएगा 3, ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट हमारे पास है पावर फंक्शन। लो, पावर फंक्शन की बात कर रहा था। पावर फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर पे पावर आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है, देखो पावर फंक्शन में क्या है, यहाँ पर आपको बेस लिखना होता है और यहाँ आपको पावर लिखनी होती है। इसका मतलब होता है x⁴, समझ गए। तो ये क्या होगा 2⁴, तो 2⁴ क्या हो जाएगा 16, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारे पास है str फंक्शन। क्या है str फंक्शन? अब ये str फंक्शन देखो क्या करेगा, ये एक नंबर को स्ट्रिंग बना देगा। क्या करेगा, ये नंबर को क्या बना देगा, स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए str हमने दिया है 12, तो ये आउटपुट में देगा 12, बट ये सिंगल ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंक्लोज है, तो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। 4th नंबर पे हमारे पास इंट है। तो अब देखो ये इंट क्या करता है, ये इंट जो है इंटीजर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग। अब इंटीजर कन्वर्टेबल स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टू वापस कन्वर्ट कर देगा ये नंबर में। मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग थी ना 12, अगर हम इसको वापस डालेंगे इंट 12, तो ये वापस से अपना नंबर बाहर। देख रहे हो कितना बढ़िया मतलब काम हो रहा है यार। इधर यहाँ हमने str 12 डाला, स्ट्रिंग बना दिया, वापस स्ट्रिंग से नंबर बना लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है फ्लोट। अब ये फ्लोट काम क्या करेगा, फ्लोट काम ये करेगा कि जो भी फ्लोट कन्वर्टेबल स्ट्रिंग होगा, ठीक है, फ्लोट कन्वर्टेबल स्ट्रिंग होगा उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। लाइक ये फ्लोट ऐसे करो और 12.2 हो गया, तो ये दे देगा हमारा 12.2, ओके, समझ गए हो ना? हाँ भैया समझ तो गए हैं सारी चीज़ें, ओके, बहुत बढ़िया। अब सो हमारे पास 2 फंक्शन अभी और हैं, दैट इज नंबर 6 पे हमारे पास है रेंज फंक्शन। अब ये क्या करेगा, रेंज फंक्शन आपका जितने आप जो भी इस पर रेंज डालोगे ना वहां तक के नंबर जनरेट कर देगा, और ये जो सीक्वेंस होगा हमारा इम्यूटेबल होगा। कैसा होगा, इम्यूटेबल सीक्वेंस को ये जनरेट करेगा। और ये बात ध्यान रखना, अगर मैं इसमें दूंगा रेंज, अगर मैंने दे दिया रेंज ऑफ 3, तो ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। ये रेंज फंक्शन जो है वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको बताऊं इसकी जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी और स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट
+1 होती है। स्टेप वैल्यू क्या होती है कि दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। ओके, अगर हमने 3 से दिया और 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये क्या होगा 0 1 2। 3 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो 1 2 3। समझ गए? हाँ भैया समझ तो आ रहा है हमको, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन क्या करेगा, टाइप फंक्शन का काम ये है कि आपको ये जो भी आप वैल्यू इसमें डालोगे उसका ये बता देगा डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, अगर हमने 12 हम खेल रहे थे अभी ऊपर, तो हम 12 में यहाँ भी डाल देंगे तो इसका रिप्लाई आ जाएगा कि ये क्लास, ये इंटीजर क्लास का हमारा वैल्यू है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो सेपरेट रहेगी रैंडम मॉड्यूल के लिए, और वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको एक सवाल तो कन्फर्म है रैंडम मॉड्यूल का। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का रैंडम मॉड्यूल पढ़ेंगे, सवाल भी डिस्कस करूंगा, और एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर एक चीज तुमने मिस कर दी ना तुम्हारे नंबर गायब हो सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आज से यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। ठीक है भैया। अब आप लोगों के लिए इसको शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और बहुत अच्छी आप लोगों के लिए न्यूज है ये। आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट क्या है, पहले अनाउंसमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अनाउंसमेंट में क्या है आप सभी के लिए कि चैप्टर वाइज हम चैप्टर वाइज मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप वीडियो में करोगे, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कुछ करूंगा इससे बेनिफिट बच्चों का ना हो। तो बेनिफिट तुम्हारा ये है कि मैं YouTube पर लाइव क्लास लूंगा। अब क्या लूंगा, लाइव क्लास YouTube पर आप लोगों के लिए रहेगी, और लाइव क्लास में हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। और आपको सिंपली करना है कि भैया वह पता कैसे चलेगा, आपको पता बिल्कुल चलेगा। आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब मैं कम्युनिटी में मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, शेड्यूल कि कौन से दिन कौन सा क्या रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी, सारी चीजें। और अगर आपको भी क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, हाँ भैया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, रैंडम मॉड्यूल को हम यूज करेंगे। अब जब हम इस मॉड्यूल को यूज करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें इस मॉड्यूल को कराना होगा इंपोर्ट। क्या कराना होगा, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। क्या, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया है। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, रैंडम के फंक्शंस हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास रैंडम का फंक्शन है रैंडम फंक्शन। ध्यान से समझना, एक एक फंक्शन समझाऊंगा और अभी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब ये देखो रैंडम फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से समझो। ये रैंडम फंक्शन जो है ये वैल्यू जनरेट करेगा, और ये कैसी वैल्यू जनरेट करेगा, ये आपकी डेसिमल वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखो रिटर्न करेगा आपको फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर n, कोई भी नंबर जनरेट करेगा इन द रेंज ऑफ। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेना, अगर तुम अभी ये चीज समझ जाओगे तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कंसेप्ट लगेगा, इन द रेंज। अब देखो इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी 0.0 से 0.0 to 1,0। अब देखो इसका मतलब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब कि 0.0 लेस देन और इक्वल टू n बट शुड बी लेस देन 1.0। यानी कि ये हमेशा जो है एक से कम ही रहेगा, बट 0 के बराबर नंबर जनरेट कर सकता है। ओके, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम इंट, रैंड इंट। ठीक है, रैंड इंट। अब रैंड इंट में हमें क्या देना पड़ेगा, इसके दो हमारे पास a, b रहेगा। क्या रहेगा, a, b। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये देखो एक नंबर कंफर्म हो रहा है यहां से, तो ये आपको क्या देगा, ये रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न्स आ रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर, ठीक है, रैंडम इंटीजर n
इन द रेंज, इसकी रेंज क्या रहेगी, इन द रेंज a, b। अब एक चीज यहां से ध्यान रखना, a, b जो है ये हमारे इंक्लूसिव हैं। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या है, अगर हम इस रेंज को इस तरह लिखें तो ये कोई इस तरह a लेस देन इक्वल n एंड शुड बी इक्वल b, इस तरीके से, यानी कि a और b को भी इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें 2 लेस n, ठीक है, और लाइक 4, सॉरी बड़ा थोड़ा नंबर ले लेते हैं, लाइक 10 ले लिया मैंने यहाँ पे, या फिर हमने क्या करा, मैंने लगा दिया रैंडेंट 2,10 पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 2 से बीच में के 210 के बीच में कोई भी एक नंबर जनरेट कर सकता है, ये 2 भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम दोबारा इसको चलाएं तो हमारा 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, ठीक है, 5 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 10 भी कर देगा। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि जो आपके नंबर यहाँ दिए जाएंगे ना, इनको भी कर सकता है, ठीक है, इनको भी वो नंबर इंक्लूड कर लेगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर पे हमारे पास रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। अब ये क्या करेगा, a, b। अब जो हमारा रैंडेंट था, रैंडेंट किसके लिए था, हमारा इंटीजर के लिए था, ये हमारा है फ्लोट के लिए। किसके लिए, फ्लोट के लिए। रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, रैंडम फ्लोटिंग वैल्यू एंड सच दैट, देखो अब ये किस तरह करेगा ये समझ लो आप बस। यहां से a लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू b फॉर कंडीशन है अगर a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b होगी तो, ठीक है, बट b शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड a। यार मेरे हिसाब से ना क्या इन्होंने इसको उल्टा करा, अगर मतलब आप इसको इसी चीज़ को समझो बस, ठीक है, आपकी बुक में कुछ वैसा दिया गया है, आप बस इसको समझो। अगर ये वैल्यू ऐसी होगी तो, बट अगर दूसरे केस में क्या है, अगर ये फॉर एग्जांपल के लिए बोला गया है कि अगर जो b की वैल्यू बड़ी हो तो, ठीक है, ये केस क्या है कि a की वैल्यू जो है छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ओके। बट अगर ऐसा होता है कि ये वैल्यू छोटी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, बट अगर b की वैल्यू बड़ी है तो हम इसको एक चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ फिर, b लेस देन बराबर n एंड लेस देन इक्वल टू a फॉर b लेस देन a, okay, b लेस देन a, ओके। चलो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ है रैंडम डॉट, फोर्थ हमारे पास फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम रेंज। अब रेंज फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रेंज फंक्शन से हम रेंज जनरेट करते हैं, ठीक है। सो हम सिंपली यहाँ अपनी स्टॉप वैल्यू देंगे। अभी आपको एक और चीज इसके बारे में बताऊंगा, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, रैंडम डॉट रेंज और स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। अब देखो होगा क्या, इन दोनों ही कंडीशन में हमारी एक रेंज जनरेट हो रही होगी, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो हम सिर्फ स्टॉप वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं दे दूंगा इसको कि हमें एक रेंज जनरेट करना है, रैंडम रेंज, तो ये इस रेंज में से एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अब ओके, तो हमें स्टॉप वैल्यू दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये बोलेगा कि रैंडम रेंज में कि हमें जो हमारी रेंज है वो हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है और स्टॉप कहाँ करनी है, स्टेप कहाँ करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं पहले वाले को बताऊं तो हम इसको लिखेंगे रैंडम डॉट रेंज। अगर मैंने लिख दिया इसमें फॉर एग्जांपल के लिए 5, तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारा 0 से शुरू होगा। तो अब देखो ये नंबर किस किस के बीच में दे सकता है, ये हमारा 0 से 0 to 4 के बीच में कोई भी नंबर हमको अलॉट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेंज फंक्शन है ये हमारा क्या करेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है,
इसके बीच में कोई भी नंबर अलॉट कर देगा। बट इसमें क्या होगा, इसके अंदर देखो, इसमें अगर मैं इसको लगा दूंगा लाइक रैंडम डॉट रेंज, और मैंने कर दिया है कि मेरी जो रेंज है वो शुरू होती है 1 से शुरू होती है, मेरी रेंज खत्म होती है 10 पे, और मेरी रेंज का जो लाइक एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में 2 नंबर के बीच में मेरा गैप होगा, उसको हम बोलते हैं स्टेप वैल्यू। वो हमारा गैप है फॉर एग्जांपल के लिए +2 का है, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारी लिस्ट कैसी बन रही है, हमारी लिस्ट बन रही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 1 से हमारी शुरू हो रहा है, ठीक है, और 2 का गैप है, तो 1 + 2 कितना होगा, 3, 5, 7 और 9, और हमारी स्टॉप वैल्यू क्या है, 10। तो ये 10 से हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। अगर हम 2 और ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, बट ये इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, ये इस रेंज में से, ठीक है, इस रेंज में से 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो आप समझ रहे हो, अगर हमें इस तरह वैल्यू जनरेट करानी है तो हम इस वाले को यूज कर लेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस पता है तो हम रैंडम रेंज को यूज कर लेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि क्या क्वेश्चंस किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी जो सीरीज होगी उसमें आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ओके, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट, ध्यान से सुनना, व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बाय द फॉलोइंग कोड। यही आप पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल नंबर एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, समझ रहे हो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पूछ रहा है। सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है भैया, रैंडम इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इनने यूज करा है प्रिंट और रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, एंड 15 - 15, 30 - 7। ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अब आप कहोगे भैया आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था, ठीक है, ये भैया -7 क्या है, तो आप ध्यान से समझो, ये है कि जो भी वैल्यू ये रैंडम जनरेट करके देगा उसमें से -7 है ना, ठीक है भैया। अब रैंड में हमने क्या पढ़ा था बताओ, रैंड में हमने ये पढ़ा था कि ए और बी, क्या ए और बी की जब बात होगी तो इसमें ये क्या होते हैं, हमारे इंक्लूडेड होते हैं। कैसे होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है इसके बीच में जो नंबर जनरेट होगा वो हमारा क्या हो सकता है, 15 के बराबर भी हो सकता है और 30 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो -7 है हम अपनी पूरी रेंज पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 - 7 लेस देन बराबर n और 30 - 7, ओके। सो कितना हो जाएगा ये, 15 में 7 माइनस करो, बचेगा हमारा 8 लेस देन n इक्वल टू 23। हो गया, आ गई इसकी रेंज। सवाल क्या था हमारा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो मिनिमम हमारा पॉसिबल नंबर 8 होगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हमारा हो जाएगा 23, ओके। तो ये हो गया हमारा एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकेंड, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, हमने इंपोर्ट करा लिया भाई। और यहाँ जो मैंने चिल्ला आपको बोला था ना कि एक चीज़ बड़ा ध्यान से सुनना, वही चीज़ आपकी इस्तेमाल करी जाएगी। अभी क्या कराएंगे, प्रिंट करा रहे हैं इंट और 20 + रैंडम डॉट रैंडम into 5 एंड एग्जैक्ट सवाल लिख रहा हूँ, इसी लाइन को 3 बार लिख देंगे। अब क्या मुझे 3 बार लिखनी पड़ेगी, डॉट रैंडम एंड देन प्रिंट रैंडम डॉट into 5,
कॉमा एंड। आपको ये पता होगा ये हम एंड इस तरह क्यों लगाते हैं, ठीक है। बस लास्ट लाइन बची क्वेश्चन की, एंड 20 प्लस रैंडम डॉट रैंडम इंटू 5। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैं इसके ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और ऐसे सवाल हमारे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। 20, 24, 22, 25, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 23, 24, 21, 21, 21, 21। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा हम निकालेंगे पहले लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम अपनी लीस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बेसिस पर हम अपना जो ये आउटपुट है इसमें से हमारा आंसर टिक करेंगे। कई बार हो सकता है हमारा एक आंसर सही हो सकता है, हमारे दो भी सही हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन में लिखा होगा कि मल्टीपल है या सिंगल टिक मार्क वाला है। अब देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा देखो 20 जो है 20 क्या है बताओ। 20 तो हमारा क्या रहेगा, 20 हमारा इसमें रहेगा मिनिमम है। अब बताओ 20 क्यों मिनिमम है। देखो अगर हम इस वाले सेंटेंस को देखें, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ जूम इन इफेक्ट डालूं और ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐसे थोड़ी 5, ओके। अब देखो मैंने कहा 20 ऐसा क्यों है, देखो ये जो रैंडम फंक्शन है ये करता क्या है पहले ये समझो। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0.0 एंड लेस देन इक्विवेलेंट टू, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं यार, लेस देन इक्वल टू हमारा कोई भी नंबर ले लो जो ये रेंज जनरेट करेगा n एंड लेस देन 1, इसके बीच में जनरेट करेगा ना, यही तो पढ़ाया था हमने। बट एक चीज ध्यान रखना कि ये इक्वल टू इधर है, यानी कि जो भी नंबर जनरेट करेगा वो 1 से कम होगा। किससे कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। अब हम मिनिमम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रैंडम की हम मिनिमम वैल्यू निकालते टाइम रैंडम के मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0। अब हम एक काम करें, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में हो आप सबसे पहले इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो उसका, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 0.0 ही रहेगा ये तो, और n 5, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये हमारा 0 ही रहा है, तो 20 प्लस 0 क्या होगा, 20 होगा। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 20 आ गई, कंफर्म, ठीक है, 20 आ गई हमको, ओके। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा है, ये n है, हम ठीक है, n की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है तो ये क्या है, n लेस देन 5, ठीक है। यहाँ जूम इन में बड़ा लिख देता हूँ, n लेस देन 5। इसका मतलब ये होता है कि n की वैल्यू 5 से कम होगी, ठीक है। ये ध्यान से समझ रहे हो ना, n की वैल्यू 5 से कम होगी। और अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो n की वैल्यू 5 भी हो सकती थी, बट n की वैल्यू जो है इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब कि n की वैल्यू 5 से कम होगी। अब 5 से कम क्या होगा, 5 से कम क्या हो सकता है। अब हम 5 से कम ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट यहां पर इंटीजर रहेगा ये, बिकॉज ये जो है हमारे पास क्या है, इसको अगर हम बात करें तो ये हमको रिटर्न कर रहा है, रैंडम नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर ये 1 से छोटा नंबर होगा तो कुछ पॉइंट कितना होगा, 0.99999 होगा, ठीक है, 0.999 होगा। अगर हम 5 से छोटा नंबर ले लें तो कितना होगा, 4.99999 होगा, समझ रहे हो, 4.999 होगा। और यहाँ क्या लगा है, इंटीजर फंक्शन। तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इंटीजर फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर जो भी होगा उसको क्या बना देगा, इंटीजर। तो क्या बना देगा, इंटीजर। अब इसका इंटीजर क्या बनेगा, 4। समझ गए, समझे नहीं समझे, समझ गए भैया। तो यहां से हमारा क्या आ गया, इसका 4 आ गया। हमने भैया इसको सॉल्व कर लिया, हाईएस्ट वैल्यू के लिए आ गया 4। तो 20 + 4 कितना होगा हमारा,
हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 24। कितनी हो गई? 24। अब हमारी रेंज आ गई है कि 20 और हमारे पास है 24। अब हमें क्या करना है, हमें अब जाना है अपने ऑप्शन के पास। जिस ऑप्शन में इस रेंज के इस जो ये इस रेंज को मतलब कि क्या बोलेंगे उसको हम, यानी कि जो ऑप्शन इस रेंज के अंदर होगा वो आंसर हमारा सही होगा। सबसे पहले देखो इसमें 20 है, 20, 21, 22, 23, 24। इसके अंदर क्या क्या आएगा? 20, 21, 22, 23, 24। जिस ऑप्शन में ये वैल्यू होगी वो सही होगा। अब देखो दो ऑप्शन है, 25 है, ठीक है, एक हमारा इसमें 25 है, एक हमारा इसमें 25 है, तो ये 25 देख के तो ये सीधा ही नहीं होगा, ठीक है। अब अगर जिस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेगा, जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा, जैसे अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो देख के बता देगा कि ये रैंडम है, ठीक है, ये देख के बता देगा रैंडम है। और जो रैंडम है वो 1 से हमेशा लेस वैल्यू जनरेट करेगा। तो जब इसकी हाईएस्ट वैल्यू आप निकाल लोगे तो वो समझ जाएगा कि 25 तो आएगा ही नहीं, तो 25 से उसने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। और अब मल्टीपल चॉइस सवाल है तो सीधा वो 2 पर टिक कर देगा, ठीक है। बट ऐसा आप नहीं करना, आप थोड़ा सा जब आप 2-4 सवाल लगाओगे आप भी ऐसे ही प्रो बन जाओगे। तो इसके 2 सवाल हो गए, सी एंड बी इसके करेक्ट, सी एंड डी इसके करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट लीस्ट वैल्यू 20 और हाईएस्ट वैल्यू हमारी 24 है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हम और भी प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइव सेशंस के अकॉर्डिंग। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कई बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं बट देखते नहीं है। अगर आप नंबर स्कोर करना चाहते हो ना, आपके पास कोई भी, आई एम सेइंग कि मतलब देखो मेरा क्या केस है कि मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस, बिकॉज मेरे खुद के नंबर 96 में लेके आया था। मुझे पूरा क्लास 12 का C++ थी मेरे टाइम पे, वो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, एक एक चीज उसकी पता है। बट अब पाइथन जो है लैंग्वेज चेंज है, बट मुझे पता है प्रोग्रामिंग कैसे आपको पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, कई बच्चे ही सोचते हैं कि भैया हम जो है ना 2 दिन में पढ़ के 90% कैसे ले आए, तो देखो ऐसे नहीं होता है। बट हाँ ये चीज बोल सकता हूँ, अगला वीडियो चैनल पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप वास्तविकता में जो बचे 30 से 40 दिन है उसमें भी अगर कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ लिए ना तब भी 90% आ जाएंगे। बिकॉज यार हमको एक टाइम चाहिए हमारे को, ठीक है, आपको लॉजिक समझना है और लॉजिक समझने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, और लॉजिक आप 1 शॉट वीडियो से नहीं समझ सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। आपको हमेशा लॉन्ग वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और आप ये सोचो कि यार एक दिन में 10 घंटा वीडियो देख लूंगा और पूरा का पूरा मैं रिटेन कर लूंगा, तो वो भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको शॉर्ट मतलब कि 1-1 घंटा डेली 2-2 घंटा देना पड़ेगा, जिससे कि आप, और साथ में यहां से मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से नहीं कर सकते हो तो अभी जो सेशंस लाइव आएंगे उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आपके डाउट क्लियर भी कर दूंगा। तो बस मिलूंगा आप सभी से मैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।